चैप्टर 7 टॉम बॉम्बार्डल के घर में। चारों हॉबिट चौड़ी पत्थर की दहलीज पार करके चुपचाप खड़े हो गए, पलकें झपकाते हुए। वे एक लंबे, नीचे कमरे में थे, जो छत की बीमों से झूलते लैंप की रोशनी से भरा हुआ था, और गहरे रंग की पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज पर कई मोमबत्तियां, लंबी और पीली, चमकती हुई जल रही थीं। कमरे के बाहरी दरवाजे के सामने एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसके लंबे पीले बाल कंधों पर लहरा रहे थे, उसका गाउन हरा था। युवा नरकेटों की तरह हरा, उसकी बूंदों की तरह चांदी से भरा हुआ, और उसकी कमरबंद सोने की थी, जो भूल भुलैया की पीली नीली आंखों से सजी ध्वज लिली की एक श्रृंखला की तरह आकार की थी। हरे और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों के चौड़े बर्तनों में उसके कमर के चारों ओर सफ़ेद जल लिली तैर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी तालाब के बीच में सिंहासनारूढ़ है। अंदर आओ, अच्छे मेहमान, उसने कहा, और जब वह बोल रही थी, तो उन्हें पता चल गया कि यह उसकी स्पष्ट आवाज़ थी जिसे उन्होंने गाते हुए सुना था। वे कमरे में कुछ डरपोक कदम आगे बढ़े, और नीचे झुककर झुकने लगे, अजीब तरह से आश्चर्यचकित और असहज महसूस कर रहे थे, जैसे लोग पानी पीने के लिए झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, और उन्हें जीवंत फूलों से सजी एक सुंदर युवा योगिनी रानी ने जवाब दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वह हल्के से उछलकर लिली कटोरों के ऊपर से गुजरी, और हंसते हुए उनकी ओर दौड़ी, और जब वह दौड़ी तो उसका गाउन नदी के फूलों के किनारों में हवा की तरह धीरे से सरसराया। आओ प्यारे लोगों, उसने फ्रोडो का हाथ थामते हुए कहा, हंसो और खुश रहो, मैं गोल्डबेरी हूँ, नदी की बेटी। फिर वह हल्के से उनके पास से गुजरी और दरवाज़ा बंद करके उसने अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली, अपनी सफ़ेद बाहें दरवाजे पर फैला दी। आओ हम रात को बाहर रखें, उसने कहा, क्योंकि तुम अभी भी शायद धुंध और पेड़ों की छाया और गहरे पानी और जंगली चीज़ों से डरते हो। किसी बात से मत डरो, क्योंकि आज रात तुम टॉम बॉम्बार्डल की छत के नीचे हो। हॉबिट्स ने उसे आश्चर्य से देखा, और उसने उनमें से प्रत्येक को देखा और मुस्कुराई। सुंदर महिला गोल्डबेरी, फ्रोडो ने आखिरकार कहा, उसका दिल खुशी से भर गया जिसे वह समझ नहीं पाया। वह वैसे ही खड़ा था जैसे वह कभी कभी सुंदर अलवेन आवाज़ों से मंत्रमुग्धा होकर खड़ा होता था, लेकिन अब उस पर जो जादू डाला गया था वह अलग था। आनंद कम उत्सुक और ऊंचा था, लेकिन गहरा और नश्वर हृदय के करीब था, अद्भुत और फिर भी अजीब नहीं। सुंदर महिला गोल्डबेरी, उसने कहा, फिर से, अब जो आनंद हमने सुने थे उनमें छिपा था, वह स्पष्ट हो गया है मुझे। ये विलो छड़ी की तरह पतली, ये स्वच्छ जल से भी अधिक स्वच्छ, ये जीवित तालाब के किनारे के सरकंडे, सुंदर नदी बेटी, ये वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद पुनः वसंत ऋतु, ये झरने पर बहती हवा और पत्तों की हंसी। अचानक वह रुक गया और हकलाने लगा, खुद को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर आश्चर्य से भर गया। लेकिन गोल्डबेरी हंस पड़ा। स्वागत है, उसने कहा, मैंने नहीं सुना था कि शायर के लोग इतने मधुरभाषी होते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम एक योगिनी मित्र हो, तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी आवाज़ की मधुरता ये बताती है। यह एक मज़ेदार बैठक है। अब बैठो और घर के मालिक का इंतज़ार करो, वह ज़्यादा देर नहीं आएगा। वह तुम्हारे थके हुए जानवरों की देखभाल कर रहा है। हॉबिट्स खुशी खुशी कम भीड़ वाली कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि गोल्डबेरी मेज पर व्यस्त थी, और उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं, क्योंकि उसकी चाल की पतली सुंदरता ने उन्हें शांत आनंद से भर दिया था। घर के पीछे कहीं से गाने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में उन्हें कई डेरी डोल और मेरी डोल और रिंगे डिंग डिलो के बीच दोहराए गए शब्द सुनाई देते थे। बूढ़ा टॉम बॉम्बार्डल एक खुशमिजाज आदमी है। उसकी जैकेट चमकीली नीली है और जूते पीले हैं। सुंदर महिला, थोड़ी देर बाद फ्रोडो ने फिर पूछा, मुझे बताओ, अगर मेरा पूछना मूर्खतापूर्ण नहीं लगता, तो टॉम बॉम्बार्डल कौन है? गोल्डबेरी ने अपनी तेज चाल रोककर मुस्कुराते हुए कहा, वह है। फ्रोडो ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वह वैसा ही है जैसा तुमने उसे देखा है, उसने उसकी निगाह के जवाब में कहा। वह जंगल, पानी और पहाड़ का स्वामी है। तो फिर यह सारी अजीब जमीन उसकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया, और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई।
ये वाकई एक बोझ होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो खुद से। पेड़ और घास और जमीन पर उगने वाली या रहने वाली सभी चीजें अपनी अपनी हैं। टॉम बॉम्बेडल मास्टर है। किसी ने भी बूढ़े टॉम को जंगल में टहलते, पानी में चलते, रोशनी और छाया में पहाड़ियों की चोटियों पर छलांग लगाते नहीं देखा। उसे कोई डर नहीं है। टॉम बॉम्बेडल मास्टर है। एक दरवाज़ा खुला और टॉम बॉम्बेडल अंदर आया। अब उसके पास कोई टोपी नहीं थी और उसकी मोटी भूरे बालों पर पतझड़ के पत्ते लगे हुए थे। वह हंसा और गोल्डबेरी के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। ये मेरी सुंदर महिला है, उसने हॉबिट्स को प्रणाम करते हुए कहा। ये मेरी गोल्डबेरी है जो चांदी हरे रंग के कपड़े पहने हुए है और उसकी कमर में फूल हैं। मेज पर क्या भरा हुआ है? मैं पीली क्रीम और मधुकोश और सफ़ेद ब्रेड और मक्खन देख रहा हूँ। दूध, पनीर और हरी जड़ी बूटियाँ और पके हुए जामुन इकट्ठे हुए हैं। क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है? क्या रात का खाना तैयार है? गोल्डबेरी ने कहा, हाँ, लेकिन मेहमान शायद नहीं हैं। टॉम ने ताली बजाई और चिल्लाया, टॉम, टॉम, तुम्हारे मेहमान थक गए हैं और तुम लगभग भूल ही गए थे। अब आओ, मेरे खुशमिजाज दोस्तों, और टॉम तुम्हें तरोताजा कर देगा। तुम्हें गंदे हाथ साफ करने होंगे और अपने थके हुए चेहरे धोने होंगे। अपने मैले लबादे उतार फेंको और अपनी उलझी हुई बालों की लटों को कंघी से सुलझाओ। उसने दरवाज़ा खोला और वे उसके पीछे पीछे एक छोटे से गलियारे से होते हुए एक तीखे मोड़ पर चले गए। वे एक ढलानदार छत वाले एक छोटे से कमरे में पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि यह घर के उत्तरी छोर पर बना एक पेंट हाउस था। इसकी दीवारें साफ पत्थर की थीं, लेकिन वे ज्यादातर हरे रंग की लटकती हुई चटाई और पीले पर्दों से ढकी हुई थीं। फर्श पर जाली लगी हुई थी और ताज़ी हरी झाड़ियां बिखरी हुई थीं। 4 गहरे गद्दे थे, जिनमें से प्रत्येक पर सफ़ेद कंबल रखे हुए थे, जो एक तरफ फर्श पर बिछे हुए थे। विपरीत दीवार के सामने एक लंबी बेंच थी जिस पर चौड़े मिट्टी के बर्तन भरे हुए थे और उसके बगल में भूरे रंग के पानी से भरे हुए घड़े रखे हुए थे, कुछ ठंडे, कुछ भाप से भरे हुए। प्रत्येक बिस्तर के पास नर्म हरे रंग की चप्पलें रखी हुई थीं। कुछ ही देर में, नहा धोकर और तरोताजा होकर, हॉबिट्स मेज पर बैठ गए, दोनों तरफ 2, जबकि दोनों छोर पर गोल्डबेरी और मास्टर बैठे थे। यह एक लंबा और आनंदमय भोजन था। हालांकि हॉबिट्स ने खाया, जैसा कि केवल भूखे हॉबिट्स ही खा सकते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं थी। उनके पीने के कटोरे में पे साफ ठंडा पानी लग रहा था, फिर भी यह शराब की तरह उनके दिलों में गया और उनकी आवाज़ को मुक्त कर दिया। मेहमानों को अचानक एहसास हुआ कि वे खुशी से गा रहे थे, जैसे कि यह बात करने से ज़्यादा आसान और स्वाभाविक था। आखिरकार टॉम और गोल्डबेरी उठे और तेजी से मेज साफ की। मेहमानों को शांत बैठने का आदेश दिया गया और उन्हें कुर्सियों पर बिठाया गया, जिनमें से प्रत्येक के थके हुए पैरों के लिए एक एक फुटस्टूल था। उनके सामने चौड़े चूल्हे में आग जल रही थी और उसमें से मीठी खुशबू आ रही थी, मानो वह सेब की लकड़ी से बना हो। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो कमरे की सभी लाइटें बुझा दी गईं, सिवाय एक लैंप और चिमनी शेल्फ के दोनों छोर पर एक एक मोमबत्ती के। फिर गोल्डबेरी आए और उनके सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उसने उन सभी को शुभ रात्रि और गहरी नींद की शुभकामनाएं दी। अब शांति से रहो, उसने कहा, सुबह तक रात की आवाज़ों पर ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ चांदनी और तारों की रोशनी और पहाड़ी की चोटी से आती हवा के अलावा कोई भी दरवाज़ा और खिड़की से नहीं गुजरता। शुभ रात्रि। वो एक चमक और सरसराहट के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों की आवाज़ गिरती हुई एक धारा की तरह थी, रात के सन्नाटे में ठंडे पत्थरों पर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए। टॉम कुछ देर तक चुपचाप उनके पास बैठा रहा, जबकि उनमें से हर कोई उन कई सवालों में से एक पूछने की हिम्मत जुटा रहा था जो उसने रात के खाने पर पूछने का इरादा किया था। उनकी पलकों पर नींद छा गई। आखिरकार फ्रोडो बोला, क्या आपने मुझे पुकारते हुए सुना, गुरुजी, या यह महज संयोग था जो आपको उस क्षण वहां ले आया? टॉम ऐसे हिल गया जैसे कोई सुखद स्वप्न से बाहर आ गया हो। अरे, क्या? उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं गाने में व्यस्त था। बस संयोग।
से मैं वहां पहुंच गया, अगर संयोग से तुमने पुकारा। यह मेरी कोई योजना नहीं थी, हालांकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमने तुम्हारे बारे में खबर सुनी और पता चला कि तुम भटक रहे थे। हमने अनुमान लगाया कि तुम जल्द ही पानी के पास आ जाओगे, सभी रास्ते उसी ओर जाते हैं, विथी विंडल तक। बूढ़ा ग्रे विलो मैन, वह एक शानदार गायक है, और छोटे लोगों के लिए उसकी चालाक भूल भुलैया से बच पाना मुश्किल है। लेकिन टॉम को वहाँ एक काम था, जिसे वह टालने की हिम्मत नहीं कर सका। टॉम ने सिर हिलाया जैसे कि उससे फिर से नींद आ रही थी, लेकिन वह एक नर्म आवाज में गाता रहा। मुझे वहाँ एक काम करना था, अपनी सुंदरी को खुश करने के लिए जल कमल, हरी पत्तियां और सफ़ेद कमल एकत्रित करना, वर्ष के अंत से पहले उन्हें सर्दियों से बचाना, तथा जब बर्फ पिघल जाए तो उसके सुंदर पैरों के पास फूल खिलाना। प्रत्येक वर्ष गर्मियों के अंत में मैं उसके लिए उन्हें खोजने जाता हूँ, विथीविंडल के बहुत नीचे, एक चौड़े, गहरे और स्वच्छ तालाब में। वहाँ वे वसंत में सबसे पहले खुलते हैं और वहाँ वे सबसे देर तक रहते हैं। बहुत पहले उस तालाब के पास मैंने नदी की बेटी, सुंदर जवान गोल्डबेरी को झाड़ियों में बैठे हुए पाया था। उस समय उसका गायन मधुर था और उसका हृदय धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक नीली चमक के साथ उनकी ओर देखा। और ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अब मैं जंगल के पानी के किनारे फिर से गहरे पानी में नहीं जाऊंगा, जब तक कि साल पुराना न हो जाए। नहीं, मैं वसंत के इस समय में ओल्ड मैन विलो के घर से गुजरूंगा। तब तक नहीं, जब तक कि हर्षित वसंत न आ जाए, जब नदी पुत्री पानी में स्नान करने के लिए जंगली रास्ते पर नृत्य करती है। वो फिर चुप हो गया, लेकिन फ्रोडो एक और सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सका, वो सवाल जिसका जवाब वह सबसे ज्यादा चाहता था। उसने कहा, हमें विलो मैन के बारे में बताइए, मास्टर। वह कौन है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। नहीं, मत करो, मैरी और पिप्पिन ने एक साथ कहा और अचानक सीधे बैठ गए। अभी नहीं, सुबह तक नहीं। ये सही है, बूढ़े आदमी ने कहा। अब आराम करने का समय है। जब दुनिया छाया में हो तो कुछ बातें सुनना बुरा लगता है। सुबह की रोशनी तक सो जाओ, तकिए पर आराम करो। रात के शोर पर ध्यान मत दो। ग्रे विलो से मत डरो। और यह कहकर उसने दीपक नीचे उतारा और उसे बुझा दिया, और दोनों हाथों में मोमबत्ती पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर ले गया। उनके गद्दे और तकिए मुलायम थे और कंबल सफ़ेद ऊन के थे। वे मुश्किल से ही गहरे बिस्तर पर लेटे थे और उन पर हल्के कंबल डाले थे, तभी वे सो गए। रात के अंधेरे में फ्रोडो बिना रोशनी के एक सपने में लेटा हुआ था। फिर उसने देखा कि युवा चांद उग रहा है। उसकी पतली रोशनी में उसके सामने एक काली चट्टान की दीवार उभरी, जिसमें एक बड़ा दरवाज़ा जैसा एक अंधेरा मेहराब था। फ्रोडो को लगा कि वो ऊपर उठा हुआ है, और आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि चट्टान की दीवार पहाड़ियों का एक घेरा थी, और उसके भीतर एक मैदान था, और मैदान के बीच में पत्थर की एक चोटी खड़ी थी, जो एक विशाल मीनार की तरह थी, लेकिन हाथों से नहीं बनी थी। उसके शीर्ष पर एक आदमी की आकृति खड़ी थी। चांद उगते समय ऐसा लग रहा था कि वह एक पल के लिए उसके सिर के ऊपर लटक गया था और हवा के झोंके से उसके सफ़ेद बालों में चमक रहा था। नीचे के अंधेरे मैदान से भयंकर आवाज़ें आ रही थीं, और कई भेड़ियों की चीखें। अचानक एक छाया, बड़े पंखों की आकृति की तरह, चांद के ऊपर से गुजरी। आकृति ने अपनी बाहें उठाईं और उसके हाथ में जो छड़ी थी, उसमें से एक रोशनी चमकी। एक शक्तिशाली चील नीचे आई और उसे ले गई। आवाज़ें चीख रही थीं और भेड़िए चिल्ला रहे थे। तेज हवा चलने जैसी आवाज़ आ रही थी, और उस पर पूर्व दिशा से आती हुई टापों की आवाज़ आ रही थी। ब्लैक राइडर्स, फ्रोडो ने सोचा जब वह जागा। उसके दिमाग में अभी भी टापों की आवाज़ गूंज रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह कभी इन पत्थर की दीवारों की सुरक्षा को छोड़ने का साहस कर पाएगा। वह निश्चल पड़ा रहा, अभी भी सुन रहा था, लेकिन अब सब कुछ शांत था, और अंत में वह करवट बदल कर फिर से सो गया या किसी अन्य अज्ञात सपने में खो गया। उसके बगल में पिप्पिन सुखद सपने देख रहा था, लेकिन उसके सपनों में एक बदलाव आया और वह पलटा और कराह उठा। अचानक वह जाग गया, या उसने सोचा कि वह जाग गया है। और फिर भी अंधेरे में वह आवाज़ सुनाई दी जिसने उसके सपने
को तोड़ दिया था। टिप टैप, चरमराहट, शोर हवा में हिलती शाखाओं जैसा था। टहनियाँ दीवार और खिड़की को खरोंच रही थीं। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या घर के पास विलो के पेड़ हैं, और फिर अचानक उसे एक भयानक एहसास हुआ कि वो किसी साधारण घर में नहीं था, बल्कि विलो के अंदर था और उस भयानक सूखी चरमराहट वाली आवाज को सुन रहा था जो उस पर हंस रही थी। फिर से वो उठकर बैठ गया और उसने महसूस किया कि नर्म तकिए उसके हाथों में आ गए हैं, और वह फिर से राहत महसूस करते हुए लेट गया। उसे लगा कि उसके कानों में शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, किसी बात से मत डरो, सुबह तक शांति से रहो, रात की किसी भी आवाज पर ध्यान मत दो। फिर वह फिर से सो गया। यह पानी की आवाज थी जिसे मेरी ने अपनी शांत नींद में डूबते हुए सुना। पानी धीरे धीरे बह रहा था और फिर फैल रहा था, पूरे घर के चारों ओर एक अंधेरे तटहीन तालाब में अप्रतिरोध्य रूप से फैल रहा था। ये दीवारों के नीचे से बह रहा था और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऊपर उठ रहा था। मैं डूब जाऊंगा, उसने सोचा। यह अपना रास्ता खोज लेगा और फिर मैं डूब जाऊंगा। उसे लगा कि वह एक नर्म, छिपछिपे दलदल में लेटा हुआ है, और उछलकर उसने अपनी मूर्खता को एक ठंडी, सख्त फ्लैगस्टोन के कोने पर रख दिया। फिर उसे याद आया कि वह कहाँ था और फिर से लेट गया। उसे ऐसा लगा या याद आया कि उसने सुना था, चांदनी और तारों की रोशनी और पहाड़ी की चोटी से आने वाली हवा को छोड़कर कुछ भी दरवाजों या खिड़कियों से नहीं गुजरता। मीठी हवा के एक छोटे से झोंके ने पर्दा हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर से सो गया। जहां तक उसे याद है, सैम पूरी रात गहरी संतुष्टि के साथ सोया था, अगर लकड़ियां संतुष्ट होती हैं। सुबह की रोशनी में वे चारों एक साथ जाग गए। टॉम कमरे में स्टालिंग की तरह सीटी बजाते हुए घूम रहा था। जब उसने उन्हें हलचल करते सुना तो उसने ताली बजाई और चिल्लाया, अरे आओ मेरी डोल, डेरी डोल, मेरे दिलदार। उसने पीले पर्दे खींचे और हॉबिट्स ने देखा कि इन पर्दों ने कमरे के दोनों छोर पर खिड़कियों को ढक रखा था, एक पूर्व की ओर और दूसरी पश्चिम की ओर। वे तरोताजा होकर उछल पड़े। फ्रोडो पूर्वी खिड़की की ओर भागा और खुद को उससे धूसर रसोई बगीचे में देखता हुआ पाया। उसे आधी उम्मीद थी कि वह दीवारों तक घास देखेगा। घास खुरों के निशानों से भरी हुई थी। दरअसल उसका नज़ारा खंभों पर लगी फलियों की एक लंबी कतार से ढका हुआ था, लेकिन उनसे कहीं ऊपर और दूर पहाड़ी की धूसर चोटी सूर्योदय के खिलाफ उभरी हुई थी। यह एक पीली सुबह थी। पूर्व में, लंबे बादलों के पीछे, किनारों पर लाल रंग से रंगे गंदे ऊन की रेखाओं की तरह, पीले रंग की गहरी झिलमिलाती हुई थी। आसमान बारिश आने की बात कह रहा था, लेकिन रोशनी तेजी से फैल रही थी, और फलियों पर लगे लाल फूल गीली हरी पत्तियों के सामने चमकने लगे। पिप्पिन ने पश्चिमी खिड़की से बाहर देखा, नीचे धुंध के एक तालाब में। जंगल कोहरे के नीचे छिपा हुआ था। यह ऊपर से एक ढलानदार बादल की छत पर देखने जैसा था। वहाँ एक तहिया चैनल था जहाँ धुंध कई पंखों और लहरों में टूट गई थी। विथिविंडल की घाटी। नदी बाईं ओर पहाड़ी से नीचे बहती थी और सफ़ेद छाया में गायब हो जाती थी। पास ही मैनफूलों का बगीचा था और चांदी के जाल से ढकी एक कटी हुई झाड़ी थी, और उसके पीछे उसकी बूंदों से पीली धूसर घास थी। वहाँ कोई विलो वृक्ष नजर नहीं आ रहा था। गुड मॉर्निंग मेरी दोस्तों, टॉम ने पूर्वी खिड़की को चौड़ा खोलते हुए कहा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, उसमें बरसात की गंध थी। आज सूरज अपना चेहरा ज्यादा नहीं दिखाएगा। मैं सोच रहा हूँ, मैं धूसर भोर शुरू होने के बाद से ही चौड़ी चाल से चल रहा हूँ, पहाड़ियों की चोटियों पर छलांग लगा रहा हूँ, हवा और मौसम को महसूस कर रहा हूँ। पैरों के नीचे गीली घास, मेरे ऊपर गीला आसमान। मैंने खिड़की के नीचे गाती हुई गोल्डबेरी को जगाया, लेकिन कोई नहीं जगा। सुबह सुबह हॉबिट लोग, रात में छोटे लोग अंधेरे में जागते हैं और उजाला होने के बाद सोते हैं। रिंगे डिंग डिलो, अब जागो मेरे खुशमिजाज दोस्तों, रात की आवाज़ों को भूल जाओ। रिंगे डिंग डिलो डेल, डेरी डेल मेरे दिलदार। अगर तुम जल्दी आओगे तो तुम्हें मेज़ पर नाश्ता मिलेगा, अगर तुम देर से आओगे तो तुम्हें घास और बारिश का पानी मिलेगा।
कहने की जरूरत नहीं कि टॉम की धमकी बहुत गंभीर लग रही थी। हॉबिट जल्दी ही आ गए और देर से टेबल से उठे और तभी जब वह खाली लगने लगी थी, न तो टॉम और न ही गोल्डबेरी वहां थे। टॉम को घर के चारों ओर, रसोई में, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते और बाहर यहाँ वहां गाते हुए सुना जा सकता था। कमरा पश्चिम की ओर धुंध से घिरी घाटी की ओर देख रहा था और खिड़की खुली थी। ऊपर छप्पर की छत से पानी टपक रहा था। नाश्ता खत्म करने से पहले ही बादल एक अखंड छत में मिल गए थे और एक सीधी धूसर बारिश धीरे धीरे और लगातार नीचे आ रही थी। अपने गहरे पर्दे के पीछे जंगल पूरी तरह से छिपा हुआ था। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदें आसमान से नीचे गिर रही हों। गोल्डबेरी की स्पष्ट आवाज उनके ऊपर गा रही थी। वे कुछ शब्द सुन सकते थे, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट लग रहा था कि यह गीत एक बारिश का गीत था, जो सूखी पहाड़ियों पर होने वाली बारिश की तरह मधुर था, जो ऊंचे इलाकों में झरने से नीचे समुद्र तक एक नदी की कहानी कहता था। हॉबिट्स ने खुशी से सुना और फ्रोडो अपने दिल में खुश था और दयालु मौसम को धन्यवाद दिया क्योंकि इसने उन्हें जाने से रोक दिया। जाने का विचार उस पर उस पल से भारी था जब वह जागा था, लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि वे उस दिन आगे नहीं जाएंगे। ऊपरी हवा पश्चिम में स्थिर हो गई और गहरे और गीले बादल अपनी लदी हुई बारिश को डाउन्स के नंगे सिरों पर गिराने के लिए ऊपर आ गए। घर के चारों ओर गिरते पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रोडो खुले दरवाजे के पास खड़ा था और सफ़ेद चाक के रास्ते को दूध की एक छोटी सी नदी में बदलते हुए देख रहा था और घाटी में नीचे बुदबुदाता हुआ चला गया। टॉम बोमबादल इधर उधर घूमता हुआ आया, घर के कोने में अपनी बाहें हिलाते हुए मानो वह बारिश को रोक रहा हो, और जब वह दहलीज पर कूदा तो वह बिल्कुल सूखा लग रहा था, सिवाय उसके जूतों के। उसने जूते उतारकर चिमनी के कोने में रख दिए। फिर वह सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और हॉबिट्स को अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। ये गोल्डबेरी का कपड़े धोने का दिन है, उसने कहा, और उसकी शरदकालीन सफाई भी। हॉबिट लोगों के लिए बहुत गीला है, जब तक वे सक्षम हैं, उन्हें आराम करने दें। ये लंबी कहानियों, सवालों और जवाबों के लिए एक अच्छा दिन है, इसलिए टॉम बातचीत शुरू करेगा। फिर उसने उन्हें कई उल्लेखनीय कहानियां सुनाईं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, कभी कभी अचानक अपनी गहरी भौहों के नीचे चमकीली नीली आंखों से उन्हें देख रहा हो। अक्सर उसकी आवाज़ गाने में बदल जाती थी और वह अपनी कुर्सी से उठकर नाचने लगता था। वो उन्हें मधुमक्खियों और फूलों, पेड़ों के तरीकों और जंगल के अजीब जीवों, बुरी चीज़ों और अच्छी चीज़ों, दोस्ताना और अमित्र चीज़ों, क्रूर चीज़ों और दयालु चीज़ों और झाड़ियों के नीचे छिपे रहस्यों के बारे में कहानियां सुनाता था। जैसे जैसे वे सुनते गए, वे जंगल के जीवन को समझने लगे, खुद के अलावा वास्तव में खुद को अजनबी महसूस करने लगे, जहां बाकी सब चीजें घर जैसी थीं। ओल्ड मैन विलो लगातार उनकी बातों में आ जा रहा था और फ्रोडो ने अब इतना सीख लिया था कि वह संतुष्ट हो गया, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा काफी है, क्योंकि यह आरामदायक ज्ञान नहीं था। टॉम के शब्दों ने पेड़ों के दिलों और उनके विचारों को उजागर कर दिया, जो अक्सर अंधेरे और अजीब होते थे और उन चीज़ों से घृणा से भरे होते थे जो धरती पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, कुतरते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, विध्वंसक और हड़पने वाले। इसे बिना कारण के पुराना जंगल नहीं कहा जाता था, क्योंकि यह वास्तव में प्राचीन था, विशाल भूले हुए जंगलों का एक उत्तरजीवी, और इसमें अभी भी रहते थे, पहाड़ियों की तरह तेजी से बूढ़े नहीं होते, पेड़ों के पूर्वजों के पिता, उन दिनों को याद करते हुए जब वे स्वामी थे। अनगिनत वर्षों ने उन्हें गर्व और जड़ बुद्धि और द्वेष से भर दिया था, लेकिन ग्रेट विलो से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं था। उसका दिल सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत हरी थी, और वह चालाक था और हवाओं का स्वामी था, और उसका गीत और विचार नदी के दोनों किनारों के जंगलों में बहते थे। उसकी धूसर प्यासी आत्मा ने धरती से शक्ति खींची और जमीन में बारीक जड़ों की तरफ फैल गई और हवा में अदृश्य टहनियों की तरफ फैल गई, जब तक कि उसने हेज से लेकर डाउन्स तक जंगल के लगभग सभी पेड़ों को अपने अधीन नहीं कर लिया। अचानक टॉम की बातें जंगल से निकलकर युवा धारा, बुदबुदाते झरनों,
कंकड़ पत्थरों और घिसी पिटी चट्टानों के ऊपर घनी घास और गीली दरारों में छोटे छोटे फूलों के बीच उछलती हुई चली गईं और आखिरकार ढलानों पर पहुंच गईं। उन्होंने ग्रेट बैरो, हरे टीलों और पहाड़ियों के बीच की खोहों में पत्थर के छल्लों के बारे में सुना। भेड़ें झुंड में मिमिया रही थीं। हरी दीवारें और सफ़ेद दीवारें खड़ी हो गईं। ऊंचाइयों पर किले थे। छोटे छोटे राज्यों के राजा एक साथ लड़े और युवा सूर्य उनकी नई और लालची तलवारों की लाल धातु पर आग की तरह चमक रहा था। जीत और हार थी और मीनारें गिर गईं, किले जल गए और लपटें आसमान में उठ गईं। मृत राजाओं और रानियों की अर्थियों पर सोना रखा गया था और टीलों ने उन्हें ढक दिया था और पत्थर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और हर जगह घास उगाई थी। भेड़ें कुछ देर तक घास चबाती रहीं, लेकिन जल्दी पहाड़ियां फिर से खाली हो गईं। दूर दूर तक फैली अंधेरी जगहों से एक छाया निकलकर आई और टीलों में हड्डियां हिलने लगीं। बैरो वाइट्स ठंडी उंगलियों में अंगूठियों की खनक और हवा में सोने की जंजीरों के साथ खोखले स्थानों में चले गए। पत्थर की अंगूठियां चांदनी में टूटे हुए दांतों की तरह जमीन से बाहर निकलकर मुस्कुरा रही थीं। हॉबिट्स कांप उठे। शायर में भी जंगल के पार बैरो डाउन के बैरो वाइट्स की अफवाह सुनी गई थी। लेकिन यह ऐसी कहानी नहीं थी जिसे कोई भी हॉबिट सुनना पसंद करता हो, चाहे वह दूर किसी आरामदायक आग के पास ही क्यों न बैठा हो। इन चारों को अब अचानक याद आया कि इस घर की खुशी ने उनके दिमाग से क्या क्या निकाल दिया था। उन भयानक पहाड़ियों के कंधे के नीचे बसा टॉम बॉम्बेडिल का घर। वे उसकी कहानी का धागा भूल गए और बेचैनी से इधर उधर देखने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब उन्होंने फिर से उसके शब्दों को सुना तो उन्होंने पाया कि वह अब उनकी याददाश्त और उनकी जागृत सोच से परे अजीब क्षेत्रों में भटक गया था। उन नींबुओं में जब दुनिया व्यापक थी और समुद्र सीधे पश्चिमी तट पर बहते थे, और फिर भी टॉम प्राचीन तारों की रोशनी में गाता हुआ चला गया, जब केवल एल्फ साया जाग रहे थे। फिर अचानक वह झुक गया और उन्होंने देखा कि उसने सिर हिलाया जैसे कि वह सो रहा हो। हॉबिट्स उसके सामने शांत बैठे थे, मंत्रमुग्ध, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों के जादू के तहत हवा चली गई थी और बादल सूख गए थे और दिन वापस आ गया था और पूर्व और पश्चिम से अंधेरा आ गया था और पूरा आकाश सफ़ेद सितारों की रोशनी से भर गया था। एक दिन की सुबह और शाम बीत गई या कई दिनों की, फ्रोडो नहीं बता सका। उसे न तो भूख लगी थी और न ही थकान, बस वह आश्चर्य से भरा हुआ था। खिड़की से तारे चमक रहे थे और आकाश का सन्नाटा उसे चारों ओर से घेरे हुए लग रहा था। उसने आखिरकार अपने आश्चर्य और एक भाव से कहा, उस खामोशी का अचानक डर। आप कौन हैं, गुरुदेव? उसने पूछा। अरे क्या, टॉम ने उठते हुए कहा, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। क्या तुम अभी तक मेरा नाम नहीं जानते? यही एकमात्र उत्तर है। मुझे बताओ, तुम कौन हो? अकेले, स्वयं और नामहीन। लेकिन तुम युवा हो और मैं बूढ़ा हूँ। सबसे बड़े, मैं वही हूँ। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरे दोस्तों। टॉम नदी और पेड़ों से पहले यहाँ था। टॉम को पहली बारिश की बूंद और पहला बलूत याद है। उसने बड़े लोगों से पहले रास्ते बनाए और छोटे लोगों को आते देखा। वह राजाओं और कब्रों और बैरो वाइट से पहले यहाँ था। जब एल्व्स पश्चिम की ओर से गुजरे तो टॉम यहाँ पहले से ही था, समुद्र के मुड़ने से पहले। वह सितारों के नीचे के अंधेरे को जानता था जब डार्क लॉर्ड के बाहर से आने से पहले ये निडर था। खिड़की के पास से एक छाया गुजरती हुई दिखी और हॉबिट्स ने जल्दी से शीशों से झांका। जब वे फिर से मुड़े तो गोल्डाबेरी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, रोशनी में। उसने एक मोमबत्ती पकड़ी हुई थी, अपने हाथ से उसकी लौ को हवा से बचा रही थी और रोशनी उसमें से बह रही थी, जैसे सूरज की रोशनी एक सफ़ेद खोल से होकर गुजर रही हो। उसने कहा, बारिश खत्म हो गई है और नया पानी सितारों के नीचे, पहाड़ी से नीचे की ओर बह रहा है। चलो अब हंसे और खुश हों। टॉम चिल्लाया, और चलो खाना पीना शुरू करें। लंबी कहानियाँ प्यासी होती हैं और लंबे समय तक सुनने का भूखा काम, सुबह, दोपहर और शाम। ये कहते हुए वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिमनी की शेल्फ से एक मोमबत्ती उठाकर गोल्डबेरी के हाथ में रखी लौ में जला दी। फिर वह मेज के चारों ओर नाचने लगा।
अचानक वह दरवाजे से कूदकर अंदर गया और गायब हो गया। वह जल्दी से वापस लौटा, एक बड़ी और भरी हुई ट्रे लेकर। फिर टॉम और गोल्डबेरी ने मेज सजाई और हॉबिट आधे आश्चर्य और आधे हंसी में बैठे रहे। गोल्डबेरी की शालीनता इतनी सुंदर थी और टॉम की मस्ती और अजीबोगरीब हरकतें। फिर भी किसी तरह से वे एक ही नृत्य बुनते हुए लग रहे थे, न कि एक दूसरे को बाधित करते हुए। कमरे के अंदर और बाहर और मेज के चारों ओर और बहुत तेजी से भोजन और बर्तन और रोशनी को व्यवस्थित किया गया। बोर्ड मोमबत्तियों से जगमगा उठे, सफ़ेद और पीले। टॉम ने अपने मेहमानों को प्रणाम किया। रात का खाना तैयार है, गोल्डबेरी ने कहा, और अब हॉबिट ने देखा कि वो पूरी तरह से चांदी के कपड़े पहने हुए थी और एक सफ़ेद कमरबंद था और उसके जूते मछलियों की तरह थे। लेकिन टॉम पूरी तरह से साफ नीले रंग में था, बारिश से धुले फॉगेट मी नॉट्स की तरह नीला, और उसके पास हरे मोजे थे। ये पहले से भी बेहतर रात्रि भोज था। टॉम के शब्दों में शायद एक या कई भोजन छूट गए हों, लेकिन जब भोजन पहले था, उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम एक हफ्ते से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। कुछ समय तक उन्होंने न तो गाना गाया और न ही ज्यादा बात की और अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनका दिल और आत्मा फिर से ऊपर उठ गई और उनकी आवाज़ें खुशी और हंसी से गूंज उठीं। खाने के बाद गोल्डबेरी ने उनके लिए कई गाने गाए, जो पहाड़ों में खुशी से शुरू हुए और धीरे धीरे खामोशी में बदल गए, और खामोशी में उन्होंने अपने मन में तालाब और पानी को देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनमें झांकते हुए उन्होंने अपने नीचे आकाश और गहराई में रत्नों जैसे सितारों को देखा। फिर एक बार फिर उसने उन सभी को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी और उन्हें आग के पास छोड़ दिया। लेकिन टॉम अब पूरी तरह से जाग गया था और उनसे सवाल पूछ रहा था। ऐसा लगता था कि वह पहले से ही उनके और उनके सभी परिवारों के बारे में बहुत कुछ जानता था, और वास्तव में शायर के सभी इतिहास और गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, उन दिनों से जब हॉबिट्स के बीच शायद ही कोई याद करता हो। इससे उन्हें अब आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने ये कोई रहस्य नहीं बनाया कि उसे अपने हालिया ज्ञान का श्रेय काफ़ी हद तक किसान मैगॉट को जाता है, जिसे वह अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था। उन्होंने कल्पना की थी, उसके बूढ़े पैरों के नीचे मिट्टी है और उसकी उंगलियों पर मिट्टी है, उसकी हड्डियों में ज्ञान है और उसकी दोनों आंखें खुली हैं, टॉम ने कहा। ये भी स्पष्ट था कि टॉम का एल्वेस के साथ लेन देन था, और ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से गिल्ड से फ्रोडो के भागने के बारे में खबर उसके पास पहुंची थी। दरअसल टॉम को इतना कुछ पता था और उसकी पूछताछ इतनी चालाकी भरी थी कि फ्रोडो ने पाया कि वह बिल्बो और अपनी खुद की उम्मीदों और आशंकाओं के बारे में उससे कहीं ज्यादा बता रहा था, जितना उसने पहले गैंडाल्फ को भी नहीं बताया था। टॉम ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया और राइडर्स के बारे में सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे वह कीमती अंगूठी दिखाओ, उसने कहानी के बीच में अचानक कहा, और फ्रोडो ने स्वयं आश्चर्यचकित होकर अपनी जेब से चेन निकाली और अंगूठी खोलकर तुरंत टॉम को थमा दी। टॉम के बड़े भूरे रंग के हाथ पर कुछ पल के लिए रखे रहने पर यह बड़ा होता हुआ प्रतीत हुआ। फिर अचानक उसने इसे अपनी आंख के पास रखा और हंस पड़ा। एक पल के लिए हॉबिट्स को एक दृश्य दिखाई दिया जो हास्यास्पद और भयावह दोनों था। उसकी चमकदार नीली आंख सोने के एक घेरे के माध्यम से चमक रही थी। फिर टॉम ने अंगूठी को अपनी छोटी उंगली के अंत में पहना और मोमबत्ती की रोशनी में उसे ऊपर उठाया। एक पल के लिए हॉबिट्स को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वे चौंक गए। कोई आश्चर्य नहीं था टॉम के गायब होने का संकेत। टॉम फिर से हंसा और फिर उसने अंगूठी हवा में घुमाई और वह एक झटके में गायब हो गई। फ्रोडो ने चीख मारी और टॉम ने आगे झुककर मुस्कुराते हुए उसे वापस सौंप दिया। फ्रोडो ने उसे ध्यान से देखा और कुछ हद तक संदिग्ध भाव से, जैसे कोई जादूगर को कोई गहना उधार दे देता है। ये वही अंगूठी थी, यह दिखने में भी वैसी ही थी और इसका वजन भी वैसा ही था, क्योंकि फ्रोडो को हमेशा लगता था कि वह अंगूठी उसके हाथ में अजीब तरह से भारी है। लेकिन कुछ ने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। वह शायद टॉम से थोड़ा नाराज था क्योंकि वह उस चीज को इतना हल्का समझ रहा था जिसे गैंडाल्फ भी इतना महत्वपूर्ण मानता था। उसने एक अवसर की प्रतीक्षा की
जब बातचीत फिर से शुरू हुई और टॉम बेजरों और उनके अजीबोगरीब तरीकों के बारे में एक बेतुकी कहानी सुना रहा था, तब उसने अंगूठी पहन ली। मैरी कुछ कहने के लिए उसकी ओर मुड़ी और चौंककर एक विस्मय सूचक शब्द को रोक लिया। फ्रोडो खुश हुआ, एक तरह से यह उसकी अपनी अंगूठी थी, क्योंकि मैरी अपनी कुर्सी को निश्चल भाव से देख रही थी और जाहिर तौर पर उसे देख नहीं पा रही थी। वह उठा और चुपचाप आग के पास से बाहर के दरवाजे की ओर चला गया। अरे वहाँ! टॉम चिल्लाया, उसकी चमकती आंखों में सबसे ज्यादा देखने वाली नजर के साथ उसकी ओर देखते हुए। अरे आओ फ्रोडो, वहाँ! तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा टॉम बॉम्बैडल अभी इतना अंधा नहीं है। अपनी सुनहरी अंगूठी उतारो, इसके बिना तुम्हारा हाथ ज्यादा सुंदर है। वापस आओ, अपना खेल छोड़ो और मेरे पास बैठो। हम थोड़ी देर और बात करनी चाहिए और सुबह के बारे में सोचना चाहिए। टॉम को सही रास्ता सिखाना चाहिए और अपने पैरों को भटकने से रोकना चाहिए। फ्रोडो हंसा, खुश होने की कोशिश करते हुए, और अंगूठी उतारकर वह फिर से आकर बैठ गया। टॉम ने अब उनसे कहा कि उसे लगता है कि कल सूरज चमकेगा और यह एक खुशनुमा सुबह होगी और बाहर निकलना उम्मीद भरा होगा। लेकिन उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि उस देश में मौसम एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में टॉम भी लंबे समय तक सुनिश्चित नहीं हो सकता था, और यह कभी कभी इतनी जल्दी बदल जाता था कि वह अपनी जैकेट भी नहीं बदल पाता। मैं कोई मौसम मास्टर नहीं हूँ, उसने कहा, और न ही दो पैरों पर चलने वाली कोई चीज। उसकी सलाह पर उन्होंने उसके घर से लगभग उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। डाउन्स की पश्चिमी और निचली ढलानों से होते हुए वे इस तरह से एक दिन की यात्रा में ईस्ट रोड पर पहुंच सकते थे और बैरों से बच सकते थे। उसने उनसे कहा कि वे डरे नहीं, बल्कि अपने काम से मतलब रखें। हरी घास पर ही रहो, पुराने पत्थर या पत्थरों से छेड़छाड़ मत करो। ठंड से बचने के लिए या उनके घरों में झांकने के लिए, जब तक कि आप मजबूत लोग न हों और आपका दिल कभी डगमगाता न हो। उसने यह बात एक से अधिक बार कही और उसने उन्हें सलाह दी कि अगर वे पश्चिम की ओर के किसी बैरों के पास भटक जाएं तो वहां से निकल जाएं। फिर उसने उन्हें एक कविता सिखाई जिसे वे गा सकते थे, अगर दुर्भाग्य से वे अगले दिन किसी खतरे या कठिनाई में पड़ जाएं। हो टॉम बॉम्बाडिलो, जल, लकड़ी और पहाड़ की कसम, नरकेट और विलो की कसम, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की कसम, अब ध्यान से सुनो और हमारी बात सुनो। आओ टॉम बॉम्बाडल, क्योंकि हमारी ज़रूरत हमारे निकट है। जब वे सब मिलकर यह गीत गा चुके तो उसने हंसते हुए उनके कंधे थपथपाए और मोमबत्तियां लेकर उन्हें वापस उनके शयन कक्ष में ले गया।